हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का ओनली आईएएस के टारगेट प्रीलिम्स 2021 में। वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स का रिवीजन एमसीक्यूज के थ्रू। आप ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल का एड्रेस है ओनली आईएएस नथिंग एल्स। इसको आपको टेलीग्राम में सर्च बॉक्स में लिखना होगा तो आपको इस तरीके का एक खुल के आएगा, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से रिलेटेड रिक्विजिट मटेरियल गाइडेंस मिल जाएगा, तो आप खुद भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने साथी बंधुओं को भी ज्वाइन करने के लिए बोल सकते हैं। साथ ही साथ आपको ओनली आईएएस के यूट्यूब के प्लेलिस्ट में 2021 के लिए इम्पोर्टेंट कोर्सेज लाइक मैपिंग सीरीज हो गई, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, हिस्टोरिकल इवेंट्स, जीआई टैग, ये काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और इन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट। तो ये मैनुअल स्कैवेंजर एंड रिहेबिलिटेशन जो एक्ट है 2013 का, उसके बारे में हमें 3 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला बोला है कि इस एक्ट के तहत किसी भी टाइप की मैनुअल स्कैवेंजिंग हो उसको बैन करने की बात की गई है। देखो, मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होती है, कई बार जो मैला उठाने की जो प्रथा है हमारे यहाँ पे, लाइक हाथ से, आपने कई बार न्यूज़ में देखा होगा कि सीवरेज की सफाई करते हुए कितने लोग मर गए, 2 लोग मर गए, 4 लोग। तो वो सीवरेज के अंदर जाते हैं बिना कोई प्रोटेक्टिव गियर के सीधे मतलब अपनी बॉडी को अंदर डाल देते हैं। कई बार आपने देखे होंगे कुछ महिलाएं या कुछ पुरुष जो हैं वो टॉयलेट्स वगैरह की क्लीनिंग करते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं होता है, वो अपने हाथ से ह्यूमन एक्सक्रीटा, एनिमल एक्सक्रीटा उठाते हैं। इसको हम मैनुअल स्कैवेंजिंग बोलते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 बोला है कि इस एक्ट में बात की गई है कि सारे जितने भी मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं उन सभी को सरकारी नौकरी मिलेगी। तीसरा इसमें बोला है कि अगर इस एक्ट का कोई वायलेशन करता है तो वो एक कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस माना जाएगा। हमें पूछा है कि कौन सा करेक्ट है। देखो, मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट में पहला तो सही है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि किसी भी तरीके का मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं होना चाहिए, पहला सही है। दूसरा गलत है, इस एक्ट में कहीं भी बात नहीं की गई है कि मैनुअल स्कैवेंजर्स जो फैमिलीज़ हैं या जो लोग हैं उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी। दूसरा, अगर अपन स्टेटमेंट कैंसिल आउट कर देते हैं तो हमारे पास सिर्फ ऑप्शन सी बचता है 1 और 3। ठीक है, तो इस एक्ट के तहत किसी भी टाइप के मैनुअल स्कैवेंजिंग को बैन किया गया है। बाकी सरकारी नौकरी वगैरह की बात नहीं की गई है। कोई अगर वायलेट करता है तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, जमानती नहीं मिलेगा और कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ठीक है, तो आप कई बार देखते होंगे कि सीवीज में दुर्घटना की वजह से लोग मारे गए तो वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है, उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। हिंदी में आप यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में बात की गई है क्वाड ग्रुपिंग की बात की गई है। क्वाड मतलब 4 होता है। ठीक है, तो ऐसा शायद कोई दिन हो जब क्वाड न्यूज़पेपर में ना आता हो। क्वाड से रिलेटेड हमें 3 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला बोला है कि ये एक ऐसी फॉर्मल ग्रुपिंग्स हैं जो कि क्वींसलैंड डिक्लेरेशन के बाद फोर्स में आई, मतलब इसका ओरिजिन जो है वो क्वींसलैंड डिक्लेरेशन के अंदर है। दूसरा बोला है इसका एम है फ्री और ओपन पैसिफिक रीजन। ठीक है। तीसरा बोला है कि भारत ने सबसे पहले ये आइडिया बताया था चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर करने के लिए। देखो, क्वाड में 4 मेंबर्स हैं। ठीक है, और ये कोई फॉर्मल ग्रुपिंग नहीं है, ये एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है। ऐसा कोई एग्रीमेंट वगैरह नहीं हुआ है। ठीक है, ये अपनी हम अंडरस्टैंडिंग के थ्रू ही बस हम कांटेक्ट कर रहे हैं क्वाड मेंबर से। दूसरा बिल्कुल सही है, ओपन पैसिफिक रीजन की बात की गई है इसमें। तीसरा गलत है, चाइना के बीआरआई को काउंटर करने के लिए भारत ने ऐसा कोई आइडिया नहीं दिया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2 ओनली। ठीक है, तो क्वाड में 4 मेंबर हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इंडिया और जापान। और बाकी इसका फ्री एंड ओपन पैसिफिक रीजन इसका टारगेट है। 2007 के अंदर जो उस समय जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, उन्होंने ये आइडिया दिया था। ठीक है, तो क्वाड रिसेंटली बहुत ही न्यूज़ में है और अपने मेंस के भी काम का है, क्योंकि चाइना ने बोला है कि ये आप
जो 4 कंट्रीज़ हैं क्वाड, आप एक पैसिफिक नाटो बनाने की कोशिश कर रहे हो और आप चाइना को घेरने की कोशिश कर रहे हो, चाइना का आप एनसर्कलमेंट करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, यहाँ हिंदी में है। क्वेश्चन नंबर 3 में बात की गई है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग। पहला इसमें बोला है कि ये एक टाइप की एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो कि सांथानम कमेटी के रिपोर्ट पे बनाई गई है, रिकमेंडेशन पे बनाई गई। दूसरा बोला है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव कंट्रोल के तहत काम करती है। तीसरा बोला है कि ऐसे सभी केस जो कि करप्शन से रिलेटेड है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जिनकी जांच सीबीआई कर रही है, ऐसे केसेस में सीबीआई के ऊपर सुप्रिटेंडेंस रहता है सीवीसी का। ये तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है। देखो, पहला स्टेटमेंट ना पार्शियली करेक्ट है, सांथानम कमेटी के रिपोर्ट पे बनती है, बट ये कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है। ठीक है। दूसरा, इसके ऊपर कोई एग्जीक्यूटिव कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है। ठीक है, दूसरा भी गलत हो गया। अगर हमारा दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि सांथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये बनती है, लेकिन 2003 के अंदर एक एक्ट पास किया जाता है, सीवीसी एक्ट 2003। उसके बाद इसको एक स्टैच्यूटरी स्टेटस मिल जाता है, एक टाइप से ऑटोनमस बॉडी है, काफ़ी इसके पास पावर है। एक विजिलेंस कमिश्नर हो सकता है, एक चीफ विजिलेंस कमिश्नर हो सकता है, और 2 से ज़्यादा विजिलेंस कमिश्नर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तीसरा बिल्कुल सही है। अगर सीबीआई कभी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 से रिलेटेड केसेस अगर इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में सुप्रिटेंडेंस का जो पावर है सीबीआई के ऊपर, वो सीवीसी को रहता है। ठीक है, तो सीवीसी रिपोर्ट मांग सकती है सीबीआई से कि आप XYZ करप्शन केस इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उस केस से रिलेटेड क्या प्रोसीडिंग्स हुई है, क्या हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप हिंदी में देख सकते हैं। पहला और दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बुमला जो पास है, बुमला दर्रा, ये कौन से राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू एंड कश्मीर में है, या अरुणाचल प्रदेश में है? देखो, बुमला बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पे हम मैप के थ्रू हम देख सकते हैं, ये बुमला है। ठीक है, तो बुमला क्या करता है, अपना अरुणाचल है उसके तवांग जिले और तिब्बत का जो जोनाजोंग जो ज़िला है उसको जोड़ता है। ठीक है, तो मेनली इसमें वो भी होता है, परचेजिंग ट्रेड भी होता है, और यहाँ पे दोनों देशों के मिलिट्री के जो लोग हैं वो भी इस पे मिलते रहते हैं। तो अभी ये रिसेंटली बहुत सारे जो लॉ हैं ये न्यूज़ में थे, क्योंकि चाइना के साथ हमारा कॉन्स्टेंटली जो है वो चला है। ठीक है, डिस्प्यूट, तो उसकी वजह से ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं नाथू ला है। ठीक है, जेलेप ला है, बोमडी ला भी अरुणाचल के अंदर ही आता है। ठीक है, दिहांग पास भी अपने को पता होना चाहिए, और दाइफेर पास भी पता होना चाहिए, ये कुछ इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये तुंगा पास जो है वो भी पता होना चाहिए, कुमजांग पास, साउखान पास। ठीक है, तो ये सारे अपने को आइडिया होना चाहिए मैप में। क्वेश्चन नंबर 5 में बात की गई है एग्रीकल्चर एंड प्रोड्यूस मार्केट रेगुलेशन जो एक्ट है, एपीएमसी एक्ट, एपीएमसी मंडीज के बारे में बात की गई है। रिसेंटली फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उस समय ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, क्योंकि किसान बोल रहे थे कि सरकार नए जो 3 कानून आए हैं उन कानूनों के थ्रू जो एपीएमसी मंडियां हैं उनको ख़त्म करने की बात कर रही है। पहला स्टेटमेंट इसमें बोला है कि एपीएमसी रेगुलेशन के तहत ये बात की गई है कि जो भी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ है उनका सेल और परचेज किसी एक स्पेसिफाइड मार्केट एरिया में ही होगा। ठीक है, मतलब किसान अगर होगा तो उसके पास, उसके आसपास जो भी एपीएमसी मंडी होगी वो वहीं बेच पाएगा अपना प्रोड्यूस जो है। ठीक है, दूसरा बोला है कि इस एपीएमसी रेगुलेशन का जो मेन एम है वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो एमएसपी है, सरकारें जो एमएसपी निर्धारित करती हैं कुछ स्पेसिफाइड क्रॉप्स के लिए, वो सब किसानों को मिले। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। एपीएमसी रेगुलेशन के तहत बात की गई है कि हम एपीएमसी मंडियाँ बनाएंगे, जिससे क्या होगा, किसान अपनी फसल जो है वो डायरेक्ट उन मंडियों में बेच सकेंगे। ठीक है, और उन्हें अच्छे पैसे भी मिल पाएंगे। हालांकि एमएसपी की बात की गई है कि सरकारें एमएसपी देती है रबी, खरीफ और कुछ कमर्शियल क्रॉप्स के लिए भी, बट ऐसा कोई नहीं है कि एपीएमसी मंडी के अंदर अगर आप बेचोगे तो आपको
मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा ही। हाँ, अगर कोई सरकारी खरीद हो रही है, सरकारी खरीद लाइक फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया खरीद रहा है, तो सरकारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अगर खरीदेंगी तो एमएसपी मिलेगा। बाकी अदरवाइज ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एमएसपी पे अगर आपको बेचना है तो एपीएमसी वाले आपको एमएसपी की प्राइस देंगे ही देंगे। ठीक है, तो एग्रीकल्चर बेसिकली स्टेट सब्जेक्ट है और बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे एपीएमसी काम भी कर रही है, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे एपीएमसी काम नहीं कर रही है लाइक बिहार। ठीक है, तो वहाँ पे किसान जाते हैं और अपना प्रोड्यूस जो है वो डायरेक्टली बेच देते हैं। इसका मेन एम यही था कि जो मिडल मैन होता है, मतलब किसान हो गया और किसान के बीच में जो मिडल मैन है जिसको आड़तिया बोलते हैं, वो किसानों को मतलब एक तरीके से एक्सप्लॉइट करता था, तो उसको बचाने के लिए ये एपीएमसी का निर्माण किया गया था। मेनली इसका ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, किसानों को क्या होता है, कई बार उनको डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ती है क्योंकि उनके आसपास अगर कोई मंडी नहीं होगी तो वो अपना प्रोड्यूस कहाँ पे बेचेंगे, बहुत दूर जाना पड़ेगा। ऐसे में क्या होंगे, कुछ एजेंट इंटरमीडिएरी वो किसान का फ़ायदा उठा सकते हैं कि मुझे अपनी फसल बेच दो कम दाम पे, तो इस तरीके से। ठीक है, तो ये एपीएमसी की बात की गई। हालांकि सरकार ने बार बार ये बोला है कि इन 3 कानूनों के बाद आने के बाद भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी एपीएमसी मंडियां जो हैं वो ख़त्म कर दी जाएंगी। यहाँ पे आप हिंदी में देख सकते हो। आज आपको बताना है कि नाकुला जो पास है वो कौन से राज्य में स्थित है, नाकुला दर्रा। साथ ही साथ आप अपनी परफॉर्मेंस भी बताइएगा, कितने सही हुए कितने गलत हुए, सिली मिस्टेक। और आप इन वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं दूसरे साथी बंधुओं के साथ ताकि वो उनको भी बेनिफिट मिल सके। तो ओनली आईएएस से जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।